हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेद प्रकाश आप सभी का अपने नए चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान फर्स्ट पार्ट का पहला लेसन शुरू करने वाला हूं। तो पहले लेसन का नाम है वैद्युत आवेश क्षेत्र। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत कहते किसे हैं। आइए समझते हैं वैद्युत के बारे में। तो वैद्युत क्या होता है, देखिए, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत या वैद्युत कहलाता है, वैद्युत कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैद्युत को दो प्रकार से पढ़ना है। देखेंगे इधर, वैद्युत को बांटा गया कितने भाग में, दो भाग। पहला है आपका स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को स्थिर रख करके क्या करना है, अध्ययन करना है। यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्थिर रख करके अध्ययन करते हैं क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और एक होता है विद्युत चालन, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गतिशील करेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, गति करके अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चालन। और यहाँ पे समझेंगे, पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्या चीज, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह आपका पहला पार्ट का पहला लेसन। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे किसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो समझिए, आप लोग बचपन में बहुत खेले भी होंगे कि आप अपने कलम को लेकर के अपने बाल में क्या करते थे, रगड़ते थे, और रगड़ करके उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते थे। तो क्या देखने को मिलता था कि कुछ कागज उस कलम में अगर क्या होते थे, चिपक जाते थे, तो कुछ दूर चले जाते थे। अब जो कागज आके चिपक रहे हैं इसका मतलब क्या कि वो आकर्षित हो रहे हैं, और जो दूर भाग रहे हैं इसका मतलब क्या कि वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ये किसके कारण हो रहे हैं, इस आवेश के कारण हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य वस्तु उसको क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे इसका एक और परिभाषा है। देखिए, यहाँ पे जो आप लिखो आकर्षित या प्रतिकर्षित, इसी को फिजिक्स की भाषा में बोल दिया गया क्या चीज, वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे हम बस लिखेंगे क्या, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आवेश को हम किससे करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक किस प्रकार की राशि है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि, जो आपको कक्षा 11 में पढ़े होंगे, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, पूरक राशियां। ठीक है। तो आवेश किस प्रकार की राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है। अच्छा, अब आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे आवेश के प्रकार। तो ये जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है ये होता है क्या चीज, धनावेश, और दूसरा होता है क्या चीज, ऋणावेश। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे धनावेश ऋणावेश होता क्या है। आप लोग पढ़े होंगे धातु धातु के बारे में कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, उसका कौन सा आयन चलता है, धन आयन चलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम कहते हैं क्या चीज, धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका कौन सा आयन चलता है, ऋणायन। और ग्रहण करने का मतलब क्या कि उसके आवेश में, उसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि के कारण जो आयन उत्पन्न होता है या जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या करते हैं, ऋणावेश करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे हम परिभाषा इसका लिख दे रहे हैं, धनावेश का, धनावेश क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है धनावेश कहलाता है। तथा दूसरा क्या है इसका, ऋणावेश। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे हम देखेंगे आवेश का मात्रक और बीना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आवेश का मात्रक। समझिए, आप लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे आई बराबर क्या चीज, क्यू बाई टी। तो यहां से भी क्यू का हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, आई इंटू टी। अब ये क्या आपका धारा है और ये क्या है, समय है। तो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है क्या चीज, एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। अर्थात कूलाम का जो मात्रक है वो क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एम्पियर सेकेंड, या इसी को कहा जाता है क्या चीज, कूलाम। और ये जो मात्रक होता है वो होता है किसमें, एमकेएस पद्धति में। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है ईएसयू। अब ईएसयू का मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और ये आपका जो मात्रक होता है वो ये होता है किसमें, सीजीएस में। इसका एक अन्य मात्रक होता है ईएमयू, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, फैराडे, और ये किसी पद्धति में नहीं होता। अच्छा, ईएमयू का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है। अब ये जो आवेश का मात्रक हम लोग पढ़े हैं तो इसमें देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा मात्रक,
तो सबसे इसका बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है क्या चीज, फैराडे। और एक फैराडे में होता है कितना, 96,500 कूलाम। ठीक है। सबसे छोटा जो मात्रक होता है ये होता है क्या चीज, ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक ESU का जो मान होता है ये होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं EMU के बारे में। एक EMU जो होता है इसका जो मान होता है वो होता है 3 × 10⁻10 ESU, या इसी को हम कह सकते हैं कितना, 10 कूलाम। तो ये सब क्या है, आवेश का मात्रक है। अब देखेंगे इसकी बीमा। तो बीमा समझिए, आवेश की बीमा। तो देखिए आप लोग पढ़े हो Q बराबर क्या चीज, I × T। अब देखिए I यहाँ पे क्या है, धारा, T क्या है, समय। तो धारा का जब हम बीमीय सूत्र लिखते हैं तो इसको दिखाते हैं किससे, हम लोग A से, और समय को T से। तो इसका जो बीमा हो गया वो क्या हो गया, AT। बीमा के बारे में आप लोग कक्षा 11 में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, आवेश की बीमा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखेंगे इसके अगले हेडिंग, मूल आवेश। मूल आवेश, समझिए मूल आवेश होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसकी जो न्यूनतम अस्थाई आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी वस्तु की न्यूनतम अस्थाई आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अब ये मूल आवेश होता कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका परिभाषा आप ये भी बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है। चलिए एक चीज आप थोड़ा अलग से आप लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई दो तत्व ले रहे हैं Na और Cl। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका जो क्रमांक होता है वो होता है 11 और इसका होता है कितना, 17। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने का मतलब था कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, या बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो Na क्या करता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, जिससे कि इसका बाहरी कक्ष में हो गया 8 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये भी हो गया कितना, 8। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, क्लोरीन को। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31। तो अब समझिए, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब था कि ये द्रव्यमान इसमें से जा रहा है। अरे सुनना, तो जब द्रव्यमान जा रहा है तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। और ये जब ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें जब दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। समझ आया। अर्थात हम कहेंगे क्या चीज, कि जो तत्व या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, कमी होता है, और जो ग्रहण करता है या लेता है उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो उसी पे थोड़ा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग में दीजिएगा, साबुन के बुलबुले में साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर
आकार में परिवर्तन। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम मान लेंगे क्या कि एगो साबुन का क्या है, बुलबुला है जिसकी त्रिज्या कितना r, और इसका जो घनत्व है वो कितना है, d है। इसका घनत्व हम क्या मान लेंगे, d, और इसका द्रव्यमान स्मॉल m। समझिए, माना में आप क्या लिखेंगे कि माना r त्रिज्या का एक क्या है, साबुन का बुलबुला है जिसका द्रव्यमान m तथा घनत्व d है। तो अब यहाँ पे आयतन का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। आयतन बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे घनत्व। ठीक है, आयतन को हम किससे दिखाते हैं, v से, द्रव्यमान को m से और घनत्व को d से। तो समझेंगे, ये जो आयतन दिया गया, आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया m इंटू डी। यहां से कुल मिला के हमें r का मान निकालना है, तो हम सबको उधर भेजेंगे। तो r क्यूब इज इक्वल टू हो गया 3md बटा में क्या चीज, 4 पाई। अब क्या करते हैं कि जैसे जब क्यूब हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, यानी 3md बटा में 4 पाई पर कितना, 1/3। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 क्या है, आंकिक मान, 4 क्या है, आंकिक मान, पाई भी एक आंकिक मान है, और डी हम क्या करेंगे, इन सबको हम कांस्टेंट मानेंगे, नियत मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, देखेंगे 3d/4 पाई को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो जब कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ बचा क्या, m। तो r जो है ये अनुक्रमानुपाती हो गया m पर 1/3 के। अब देखिए इसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती चाहे समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान घटाएंगे तो त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। या त्रिज्या घटाएंगे तो द्रव्यमान घटेगा, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको मिलेगा कि जब साबुन का बुलबुला क्या हो, धनावेशित हो। तो अब समझिए, जब धनावेशित होता है तो अभी हम आपको समझाएं कि द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा, और जब द्रव्यमान में कमी होगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, कमी होगी, और जब त्रिज्या इसका कम होगा तो इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब साबुन का बुलबुला धनावेशित हो तो उसका आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और दूसरा इसका कंडीशन बन जाएगा कि जब साबुन का बुलबुला क्या हो, ऋणावेशित हो। तो बताइए, हम बताएं क्या चीज कि जब ऋणावेशित होगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, और जब द्रव्यमान में वृद्धि होगा तो त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब त्रिज्या बढ़ेगा तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हो तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।